नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग 5th सेमेस्टर पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए सॉइल मैकेनिक्स के अंतर्गत देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग वाटर कंटेंट फाइंड करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था वाइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, परसेंटेज ऑफ एयर, इन सबको हम लोगों ने देख लिया था। अब इसमें अभी भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। अभी जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल का। तो आज हम लोग जो देखेंगे कि जलांश कैसे निकाला जाता है, क्या देखेंगे, वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट देखेंगे। ठीक है, वाटर कंटेंट यानी इसको बोलते हैं जलांश। तो जलांश क्या होता है? जलांश का मतलब ये दो शब्द से मिला है, जल और अंश, यानी कि किसी भी सॉइल में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर सॉइल है, जैसे अगर यहाँ पर एक सॉइल का मैं फेस डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें इस प्रकार से है। ठीक है, तो क्या क्या होता है इसमें, एक मृदा सैंपल में प्रतिदर्श में क्या क्या होते हैं। तो मृदा प्रतिदर्श में हम जानते हैं कि मृदा के कण होते हैं, मृदा कण होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे मृदा के कण, और इसमें वायर्स होते हैं। इन वायर्स में एयर और जल जो कि घुसा होता है। तो इसमें क्या होता है, एयर होता है और क्या होता है, वाटर होता है। ठीक, तो अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, जलांश पढ़ेंगे, वाटर कंटेंट पढ़ेंगे। तो जलांश किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर मृदा का कण है, उसका कुछ भार होगा, और अगर इसमें कुछ जल की मात्रा है तो उसका कुछ भार होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि जैसे ये मृदा है, मृदा में जो जल है, मृदा में जो जल है, जल का भार मान लेते हैं कि कैपिटल डब्ल्यू, यह डब्ल्यू है। और मृदा में जो मृदा के कण हैं, ठीक है, सॉइल सॉलिड्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो भार हैं उसको मान लेते हैं कि जल का भार, ये मृदा कण का भार है। ठीक है, मृदा कण का भार यानी मृदा का भार मान लेते हैं डब्ल्यू है। ठीक है, तो जलांश क्या होता है कि मृदा प्रतिदर्श में या मृदा में जल का भार, जो जल है उसका भार, और मृदा कणों का भार जो है उसके अनुपात को क्या बोलते हैं, मृदा यानी जलांश बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि इसको स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, मृदा प्रतिदर्श में जल के भार तथा मृदा के ठोस कणों के भार के अनुपात को जलांश कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि जलांश क्या होता है। जैसे मृदा है, मृदा किससे बनी होती है, मृदा कणों से बनी होती है, एयर और वाटर से। तो मृदा जो कण है उसका कुछ भार होगा, और इसमें जो जल है उसका भी कुछ भार होगा। ओके, तो मृदा प्रतिदर्श में मृदा के यानी कि जल की मात्रा का जो भार है, जल का भार और मृदा कणों के भार के अनुपात को हम जलांश कहते हैं। इसको हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से w बराबर डब्ल्यू यानी कि मृदा कण का, ये क्या होगा, जल का भार, मृदा में जल का भार, और ये क्या हो गया आपका, यानी कण का भार, मृदा कण का भार। ठीक है, तो अब ये तो हो गया जलांश। तो जलांश हम कैसे हम फाइंड करेंगे, कोई भी मृदा है तो उस मृदा में हम किस प्रकार से उस मृदा का जलांश ज्ञात करते हैं, उसकी कुछ विधियां हैं जो कि प्राय एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जानेंगे कि मृदा में उपस्थित जलांश का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है।
तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, क्या है, मृदा में उपस्थित जलांश का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। आप लोग क्या कीजिए कि अगर आपको हैंड नोट्स बनाना है तो आप भी क्या कीजिए, हैंड नोट्स बनाते चलिए, अपने से बनाएंगे तो वो बेटर रहेगा। तो आप भी अपने से, जैसे जैसे मैं एक एक टॉपिक वाइज, एक दिन में क्या करता हूँ मैं आपको एक ही टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो आप एक एक टॉपिक का नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अगर जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, तो मैं उस कमेंट के आधार पर आपको दूसरा वीडियो में उस जो है कि डाउट को मैं दूर कर दूंगा। तो अब क्या देखेंगे हम लोग, मृदा में उपस्थित जलांश का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो पहला विधि है इसका ओवन ड्राई मेथड, ठीक है। इसको बोलते हैं भट्ठी द्वारा सुखाने की विधि, ठीक है। इसको बोलते हैं भट्ठी द्वारा सुखाने की विधि, इसके द्वारा भी निकालते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरा है आपका पिक्नोमीटर विधि, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह पिक्नोमीटर विधि। तो पिक्नोमीटर विधि से हम किस प्रकार से जलांश का निर्धारण करते हैं इसको भी देखेंगे। फिर जो अगला है, ठीक है, अगला है आपका तीसरा, इसको बोलते हैं द्रुत जलांश मापक विधि, ठीक है। द्रुत जलांश मापक विधि, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, ठीक है। रैपिड, ठीक है, रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, ठीक है, मेथड। तो इस प्रकार से यह भी क्या है, जलांश ज्ञात करने की एक विधि है। फिर चौथा है स्प्रिट विधि। कौन सा है, स्प्रिट विधि। स्प्रिट विधि द्वारा किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे इसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने इतने पर आपके बुक में दिया है, तो इतने पर ही हम लोग चर्चा करेंगे एक एक। तो पहले आइए देखते हैं ओवन ड्राई मेथड, भट्ठी द्वारा सुखाने की विधि। इसमें किस प्रकार से हम जलांश का निकालते हैं इसको हम देखेंगे। तो जलांश निकालने की विधि में पहला क्या है, किस प्रकार से निकालेंगे, पहला ओवन ड्राई मेथड, इस प्रकार से है। बस आप लोग आराम से देखिए, अगर जहाँ का भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करिए, और जितने भी वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करिए, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके तक यह वीडियो पहुँच जा सके, ठीक है। तो ओवन ड्राई मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, एक भट्ठी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक भट्ठी होती है जिसको कि बोलते हैं उष्मा स्थैतिक नियंत्रित भट्ठी, यानी थर्मोस्टैटिक्स कंट्रोल्ड ओवन बोलते हैं। ऐसा होता है यह भट्टी कि इसको हम जिस भी टेम्परेचर पर चाहें उस टेम्परेचर पर इसको स्थिर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। एक भट्टी होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोस्टैटिक्स कंट्रोल्ड ओवन, यानी कि वो ऐसी भट्टी होती है, आप जब लैब सॉइल मैकेनिक्स के लैब में जाएंगे तो वहाँ पर ये भट्टी होती है। तो आप लोग इसका आपको प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है। आप ज़रूर, अगर आपके कॉलेज में व्यवस्था ज़रूर होंगे, ठीक है, तो हम लोगों ने तो किया है इसको प्रैक्टिकली, तो आप भी एक भी सॉइल मैकेनिक्स का एक भी प्रैक्टिकल या कोई भी सब्जेक्ट है, जितने भी प्रैक्टिकल हैं आप ज़रूर करिएगा, ठीक है।
तो अब देखिएगा जलांश, क्योंकि ये आपका इसका प्रैक्टिकल है तो आप जरूर करेंगे। तो ओवन ड्राइंग मेथड्स किस प्रकार से करते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि एक भट्ठी होती है, ठीक है। अब भट्ठी ऐसी होती है कि इसको जिस टेम्परेचर पर चाहें उस टेम्परेचर पर हम उसको स्थिर कर देते हैं। अब मृदा प्रतिदर्श ले करके, ठीक है, अब मृदा प्रतिदर्श ले करके इसको क्या करते हैं, भट्ठी में रख देते हैं। तो भट्ठी में जब रखने से पहले मान लेते हैं कि मृदा प्रतिदर्श का जो भार है W है, ठीक है। जब हमने क्या किया, जैसे यहाँ से मिट्टी लिया, यहाँ का इस निकालना है मुझे इस मिट्टी का जो है कि जलांश, तो मैंने क्या किया, इस मिट्टी को लिया, इस मिट्टी को वेट किया, वेट करने के बाद इसको मैंने क्या किया, जो भट्ठी है थर्मोस्टैटिक्स कंट्रोल्ड जो है कि ओवन है उसमें मैंने रख दिया। रखने के बाद क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है 105 अंश सेल्सियस से 110 अंश सेल्सियस तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब जैसे यह सॉयल है, सॉयल में 4 प्रकार के जल होते हैं। तो कौन कौन से जल होते हैं, एक तो होता है सतही सरफेस वाटर, सरफेस वाटर होता है, ठीक है। और दूसरा जैसे कि क्या होता है, जैसे कोई भी अगर सॉयल आप लेंगे तो उसमें क्या होगा, जो ऊपर कुछ जो है कि मृदा के उसमें कुछ मृदा में कुछ जल का मात्रा होगा, फिर इसकी कैपिलरी जो होंगी, ठीक है, इसके कैपिलरी होंगी, उसमें भी कुछ जो मृदा में जल की मात्रा होगी, तो कैपिलरी वाटर होता है। कौन सा होता है, केशिका जल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, केशिका जल बोलते हैं, ठीक है। और जो तीसरा होता है आपका, और तीसरा आपका क्या होता है, कौन सा जल होता है, उसको बोलते हैं आर्द्रता जल। कौन सा, आर्द्रता जल यानी हाइड्रोग्राफिक वाटर। और चौथा होता है आपका स्ट्रक्चरल वाटर, ठीक है, यानी कि संरचनात्मक जल बोलते हैं, संरचनात्मक जल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जान लीजिए कि कोई भी अगर सॉयल है तो इसमें कितने प्रकार के जल होते हैं, सरफेस वाटर जो मृदा के सरफेस में पाए जाते हैं, केशिका जल जो इसके जो कैपिलरी होती है उसमें जो जल पाए जाते हैं, और आर्द्रता जल होते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चरल जल। तो इतने प्रकार के जो ये 3 टाइप्स के जल हैं, वाटर है, इसको ही हम क्या करते हैं, इस जल को ही हम ओवन ड्राई मेथड में क्या करते हैं, दूर करते हैं, यानी भट्ठी में रख करके हम इतने ही जल को क्या करते हैं, निकालते हैं। स्ट्रक्चरल वाटर को हम नहीं निकालते हैं। स्ट्रक्चरल वाटर को निकाल देने से जो मृदा की संरचना है वह क्या होती है, बिगड़ जाती है। तो इतना ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन से वाटर को निकालना है। आपको जो है कि सरफेस वाटर निकालना है, केशिका जल निकालना है, और आर्द्रता जो जल है उसको निकालना है। संरचनात्मक जल को हम क्या करते हैं, नहीं निकालते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि आपको जो टेम्परेचर याद रखना है कि किस टेम्परेचर पर करते हैं, 105 से 110 अंश सेल्सियस पर। 105 से 110 अंश सेल्सियस ही क्यों लेते हैं, क्योंकि आपका जो 105 अंश सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर रहता है तो उस कंडीशन में जो केशिका जल है, ठीक है, जो यह केशिका जल है यह नहीं निकल पाता है, ठीक है। और 110 से जब अगर अधिक हम टेम्परेचर ले लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो संरचनात्मक जल है वह क्या होता है, निकल जाता है, जिससे कि मृदा का जो स्वरूप है वह बदल जाता है। तो इतना ध्यान रखना है कि आपको यानी कि जो मृदा का जो ये ओवन है, जो भट्ठी है, उसमें टेम्परेचर 105 रखा जाता है, ठीक है। अगर कार्बनिक वही मृदा है, ठीक है, कार्बनिक मृदा के लिए कितना टेम्परेचर रखते हैं, कार्बनिक मृदा के लिए, इसके लिए जो टेम्परेचर रखा जाता है कार्बनिक मृदा के लिए 60 अंश सेल्सियस से, यानी 60 अंश सेल्सियस से 80 अंश सेल्सियस तक
रखा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन बिंदुओं पे याद रखेंगे, ठीक है, कि कितना टेम्परेचर रखा जाता है। अगर आपका ये कार्बनिक मृदा है तो उसके 60 से 80 अंश सेल्सियस पर उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और जो अगर नॉर्मल कोई सॉइल है तो उसके लिए 105 से 110 जो है कि सेल्सियस पर गर्म करते हैं। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि 105 और 110 अंश सेल्सियस क्यों लेते हैं। तो किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, तो अगर मान लेते हैं मृदा जो प्रतिदर्श हमने लिया था, यानी कि ओवन में रखने से पहले उसका जो भार है उसका W मान लेते हैं, ठीक है। अब जब हम भट्ठी में रख दिए उसको क्या किए, 105 अंश सेल्सियस तक उसको हम लोगों ने क्या किया कि गर्म किया। अब गर्म किया तो उस समय कौन कौन से जल निकले, जो सरफेस वाटर है वह निकल जाएगा, किसका जल है वह निकल जाएगा, और जो आर्द्रता जल है वह निकल जाएगा। तो अब इन जलों के निकलने के बाद जो मृदा प्रतिदर्श है उसका भार क्या हो जाएगा, मान लेते हैं WS हो जाएगा, ठीक है। वो यानी कि भट्ठी में सुखाने के बाद मृदा, ठीक है, मृदा प्रतिदर्श का भार क्या हो जाएगा, मान लेते हैं WS हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि उसमें से जब जल निकल जाएगा तो जो उसमें बचेंगे सॉइल के पार्टिकल्स सिर्फ वही रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जल कितना था इसको हम निकाल लेते हैं। तो मृदा प्रतिदर्श में जल का भार, ठीक है, कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि पहले भार इतना था, W था जब हमने लिया था। अगर उसमें से हम क्या कर दें, जो मृदा कण हैं उनका भार निकाल दे तो जल का भार निकल जाएगा, ठीक है, WS। समझिएगा ऐसे कि जैसे एक यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये मृदा प्रतिदर्श है, ठीक है। तो इस समय मैंने लिया तो इस समय क्या था, ये ठोस के कण भी थे, ठीक है, और इसमें जल भी था। तो इसका भार टोटल था W हमने लिया था। जब हमने जो है कि भट्टी में रखा तो ये जल क्या हो गया, जल निकल गया। तो इस समय जो भार आया उसको हमने मान लिया WS मान लिया। अब W में से अगर WS को माइनस कर देंगे तो ये जो जल है उसका भार निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो जल है उसका भी भार निकाल दिया। तो अब जलांश के लिए फार्मूला क्या होता है, जलांश वाटर कंटेंट, फार्मूला क्या होता है, वाटर कंटेंट का W/WS। अगर आपको प्रतिशत जलांश निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो W का मान कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं W माइनस WS है, W माइनस WS अपान फिर WS इंटू 100। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जलांश निकालेंगे। ओवन ड्राई मेथड जो है कि सबसे परिशुद्ध मान होता है, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज यही है कि इसमें जो जलांश की मात्रा निकालने में 8 से 10 घंटा लगता है, यानी कि अधिक समय लगता है। लेकिन इस सबसे परिशुद्ध, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी विधि है जिससे कि सबसे परिशुद्ध मान आता है जलांश का, तो वो क्या है, ओवन ड्राई मेथड है। तो इतना समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम ओवन ड्राई मेथड से ज्ञात करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं पिक्नोमीटर मेथड, ठीक है। पिक्नोमीटर मेथड, इसको देखेंगे। आप लोगों को जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको अगर कहीं पर भी दिक्कत होता है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या देखेंगे, पिक्नोमीटर मेथड द्वारा हम किस प्रकार से जो है कि जलांश ज्ञात करते हैं। तो दूसरा हम क्या देखेंगे, पिक्नोमीटर मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, ठीक है, विधि। अब पिक्नोमीटर क्या होता है, एक प्रकार का एक
बोतल होता है, उपकरण ही बोल दीजिए, ठीक है। इसके ऊपर एक शंक्वाकार क्या होता है, ढक्कन लगा होता है। तो पिक्नोमीटर विधि द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, पहले इतना ध्यान रखेंगे कि हम जलांश ज्ञात करते हैं और उन कणों का जलांश करते हैं, उन मृदाओं का जलांश ज्ञात करते हैं जिनका कि पहले से ही स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात होती है। क्या ज्ञात होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, यानी कि विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व। तो इतना ध्यान रखना है कि जो पिक्नोमीटर विधि द्वारा हम किन मृदाओं का जलांश ज्ञात करते हैं, उन मृदाओं का जलांश ज्ञात करते हैं जिनका कि पहले से ही विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात होता है, ठीक है। और जो अब हम पिक्नोमीटर का एक चित्र बना रहे हैं, पिक्नोमीटर कैसा होता है, ठीक है। पिक्नोमीटर एक बोतल होता है जिसकी धारिता जो होती है 900 ml होती है, ठीक है। तो इसको मैं बना रहा हूँ, इस प्रकार से होता है ये कुछ। इस प्रकार से होता है और इसकी जो धारिता होती है 900 ml होती है। तो ऐसा पिक्नोमीटर होता है। इसका जो ऊपरी भाग होता है यह कैसा होता है, शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार होता है। तो इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कैसे इसमें ज्ञात करते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक मृदा प्रतिदर्श है, ठीक है। मान लेते हैं एक मृदा प्रतिदर्श है, मृदा प्रतिदर्श, मृदा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक 900 ml का एक शंक्वाकार बोतल होता है। अब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं विशिष्ट गुरुत्व, यह जो है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जो यह विधि है पिक्नोमीटर विधि, यह आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर आधारित है, ठीक है। अब देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे यह हमारे पास जो पिक्नोमीटर है, हम इसका वजन कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं पिक्नोमीटर का भार, ठीक है, पिक्नोमीटर का भार हम मान लेते हैं कि इसका भार जो है W1 है, ओके। हमने क्या किया, पिक्नोमीटर लिया, उसको तौल लिया, तौलने के बाद मान उसका भार जो है W1 आया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मृदा प्रतिदर्श रहेगा, सैंपल रहेगा, उसको क्या करेंगे, इसमें भर देंगे। तो पहले हमारे पास क्या था, एक मैं बनाते जा रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से इसका भार मान लेते हैं W1 है, ठीक है, खाली है इस समय। अब हम क्या करेंगे कि मृदा प्रतिदर्श लेंगे, ठीक है, यानी पिक्नोमीटर प्लस मृदा प्रतिदर्श का भार, मृदा प्रतिदर्श का भार बराबर W2। अब हम क्या करेंगे, इसमें अब मृदा प्रतिदर्श भर देंगे, मृदा भर देंगे इसमें, सॉयल भरने के बाद, ठीक है, सॉयल भर दिए, मान लेते हैं सॉयल यहाँ तक हमने भर दिया, ठीक है। भरने के बाद क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, मान लेते हैं पानी पहले यहाँ तक मैंने मिला लिया। अब मिलाने के बाद इसमें क्या करेंगे, किसी छड़ द्वारा इसको अच्छे से पहले हिला करके इसमें जो भी वायु है इसको निकाल देंगे, हवा की को क्या करेंगे, निकाल देंगे। जब बुलबुला आना बंद हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, और पानी डाल देंगे, ठीक है, पूरा पानी इसमें डाल देंगे। तो इसमें क्या क्या हो गया, सॉयल हो गया और वाटर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब तीसरा है पिक्नोमीटर है, पिक्नोमीटर
मीटर प्लस मृदा प्रतिदर्श का भार प्लस और जल भी मिला दिया है तो जल का भार, ये तीनों मिलाकर के तौलते हैं तो मान लेते हैं W3 आता है। फिर हम क्या करते हैं, अब इसमें से इस सॉइल को और जल को निकाल लेते हैं, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं कि एक इस प्रकार से, अब इसमें क्या करते हैं, सिर्फ जो पिकोमीटर है और इसमें पानी भर देते हैं, पूरा क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, पिकोमीटर प्लस जल का भार मान लेते हैं कि W4 आता है, ठीक है। समझ में आया। पहला स्टेप क्या होगा कि पहले हम पिकोमीटर को ही वेट कर लेंगे, तौल लेंगे, तौलने के बाद मान लेते हैं उसका भार W1 आता है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, पिकोमीटर और मृदा प्रतिदर्श को भर लेंगे, भरने के बाद उसको वेट कर लेंगे तो मान लेते हैं उसका वजन W2 आता है। तीसरा स्टेप क्या करते हैं, पिकोमीटर, मृदा प्रतिदर्श और उसमें जल को भी भर करके क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं तो W3 आता है। फिर चौथा स्टेप क्या है कि जो मृदा है उसको फिर क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, सबको अच्छे से पोंछ करके फिर उसमें जल भर लेते हैं तो पिकोमीटर और जल का भार W4 आ गया। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि देखिएगा यहाँ पर मृदा प्रतिदर्श का जो भार है हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हवा में यानी नॉर्मल कंडीशन में ऐसे लिखेंगे, हवा में मृदा प्रतिदर्श का भार, मृदा प्रतिदर्श का भार, ठीक है। अगर हम क्या करें, W2 में से W1 को माइनस कर दें तो हमें मृदा प्रतिदर्श का भार ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, W2 माइनस W1। इतना समझ में आ गया। यह जो भार आएगा वह सैंपल का नॉर्मल अवस्था में, यानी जब पानी नहीं मिलाया गया है, हवा में है, उस समय खुले वातावरण में, उस समय मृदा का जो प्रतिदर्श का भार है वह W2 माइनस W1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि जो मृदा प्रतिदर्श है, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मृदा प्रतिदर्श का जो जल में है तब भार कितना है, ठीक है। मृदा प्रतिदर्श का जल में भार, जब जल में डुबाया जाता है, ठीक है, तो कब डुबाया जाता है कि देखिएगा यहाँ पर जब जल में डुबाते हैं तो इसमें एयर जो होता है बाहर निकल जाता है। तो उस कंडीशन में अगर हम क्या करें, पिकोमीटर और जल का भार, ठीक है, ये है, फिर मृदा प्रतिदर्श है, तो पिकोमीटर और जल के भार को निकाल देंगे तो मृदा प्रतिदर्श का भार ही तो बचेगा। तो हम क्या करेंगे, W3 माइनस W4। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं। यानी कि मृदा प्रतिदर्श का जल में भार का मतलब ये है, ये तो हवा में भार हो गया। अब जब जल में डुबाते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो उसमें वायु रहता है वह बाहर निकल जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जल का भार W3 माइनस W4। इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो पिकोमीटर विधि है वह किस पर आधारित है, वह जो कि इस स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसका ज्ञात होगा उसी का हम निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि माना मृदा प्रतिदर्श का विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी G है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं अभी इसके बाद वाले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा, तो अभी आप इसको याद रखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी G है। एवं जो मृदा कण हैं, जो मृदा के कण हैं, मृदा कणों का भार
WS है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ आगे। ये है, अब देखिएगा यहाँ पर WS किसका है, जो मृदा, सिर्फ मृदा में जो कण है सिर्फ उसका भार है। तो अब विशिष्ट गुरुत्व बराबर होता है, ठीक है, फार्मूला होता है विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने से लिखते चलिएगा। विशिष्ट गुरुत्व बराबर G होता है, कैपिटल G बराबर गामा W। ठीक है, गामा W होता है। प्रकार से विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, G बराबर यानी कि गामा W, ठीक है, गामा S अपान गामा W। इसका मतलब है कि जैसे किसी भी पदार्थ का हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करना होता है, तो उस पदार्थ का घनत्व बटे 4 अंश सेल्सियस पर पानी का घनत्व के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो यह क्या है कि हम मान लेते हैं ये जो गामा W है, यह क्या है, जो मृदा है, कण है, उसका उसका डेंसिटी है, उसका क्या है, डेंसिटी है। और गामा W है क्या है, यह 4 अंश सेल्सियस पर जल का घनत्व डेंसिटी है। तो अगर हम मान लेते हैं गामा W बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, G बराबर गामा S, यह हो जाएगा। ठीक है, अब गामा S जो होता है, घनत्व क्या होता है कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अगर हम मान लेते हैं कि जो W यह है, ठीक है, यानी कि WS अपान VS हो गया, यह हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मृदा कण का विशिष्ट, जो मृदा कण है उसका विशिष्ट गुरुत्व हो गया। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मृदा कण का आयतन, मृदा कण का आयतन कितना हो जाएगा यहाँ से, तो VS बराबर WS माइनस अपान G, यह क्या हो जाएगा, मृदा कण का आयतन हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, यह जो पिक्नोमीटर मेथड है किस पर आधारित है, आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है कि जब हम किसी भी ठोस को या किसी भी वस्तु को जल में डुबाते हैं तो उसके भार में जो कमी होती है, यानी वस्तु के भार में जो कमी होती है, वह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार आपको समझ में आ गया। आर्किमिडीज का सिद्धांत इतना है कि अगर हम कोई द्रव है उसमें अगर किसी वस्तु को डुबाते हैं तो द्रव का जितना आयतन जो है कि यानी कि जितना उसके भार में उतने की कमी होगी जितना वह उस द्रव को विस्थापित करेगा, हटाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि अब देखिएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर मृदा का आयतन हमें निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे कि जो W3 यहाँ पर है, देखिएगा W3 माइनस W4, यह क्या है, यह जो है कि मृदा प्रतिदर्श का जल में भार है, मृदा प्रतिदर्श का जल में भार। तो यहाँ पर लिखेंगे मृदा प्रतिदर्श का जल में भार कितना है आपका, यहाँ पर जो जल में भार होगा। अब देखिएगा उसका जो ठोस कण है उसका जो भार है कितना है, WS है। इस समय नॉर्मल अवस्था में कितना है उसका, WS है। लेकिन जब उसको जल में डुबाया जाएगा, यानी WS को जब जल में डुबाया जाएगा तो उसके भार में कमी कितनी होगी,
उसके भार में कमी होगी WS/G, इतने की कमी होगी। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, एक बार समझिएगा। इस समय मृदा प्रतिदर्श का जल में भार, यानी कि जैसे कि अब पहले यह सॉयल है, ठीक है, इसमें जो मृदा कण है, मृदा का कण है, उसका भार मान लेते हैं क्या है, WS है, ठीक है, हवा में है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जल में डुबाया, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को आप जब जल में डुबाते हैं तो आपको महसूस होगा कि उसके भार में कमी महसूस होती है, ठीक है। वह कमी कितनी होती है, उसके द्वारा द्रव जितना हटाया जाता है उतना उसके भार में कमी होती है। तो मैंने इसको जब डाला यहाँ पर, तो इसके जो आयतन में, यानी कि जितना ये द्रव का आयतन बाहर निकालेगा, यानी कि हटाएगा, उसी के भार के बराबर क्या होगा, उसके आयतन में यानी भार में कमी होगी। तो उसके भार में जो कमी है कितना हो रहा है, WS/G की। समझ में आएगी, इतना द्रव क्या कर रहा है, वो हटा रहा है। यहाँ से हमने निकाला कि जो मृदा कण है उसका आयतन कितना है, इतना है। तो मृदा कण अपने आयतन की बराबर ही द्रव को हटाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया, इतना निकाल लिया। तो इससे पहले भी हमने निकाला हुआ है कि मृदा प्रतिदर्श में जल का भार कितना है, W3 - W बराबर क्या हो जाएगा, WS को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1 - 1/G, यह हो जाएगा, ठीक है। फिर अब देखिएगा क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, तो WS/G - 1/G, यह हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब अगला जो है कि यहाँ पर देखेंगे तो यह क्या निकल गया आपका, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर हम तिर्यक गुणा कर दें, तिर्यक गुणा कर दें, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। इसको आप नोट्स अपने से बनाएं, सेल्फ नोट बनाएं। तो जब आप सेल्फ नोट बनाएंगे तब अगर कहीं डाउट होगा तो आप तब जो है कि हमसे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, अगर आता है तो आप लाइक करेंगे ज़रूर। अब देखिएगा यहाँ पर, अब इसका जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, W3 - W4, यह हो गया। अब कैपिटल गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, G/G - 1 बराबर WS, यह आएगा, ठीक है। इसके बाद अब निकालते हैं मृदा प्रतिदर्श में जल का भार, ठीक है। मृदा प्रतिदर्श में, मृदा प्रतिदर्श में जल का भार, यानी W हमें फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करें कि अगर जैसे यहाँ पर है कि हवा में मृदा प्रतिदर्श का भार कितना है, W2 - WS। अगर इसमें से हम क्या करें, मृदा कणों का जो भार है उसको निकाल दें तो क्या निकल जाएगा, मृदा में जो जल है उसका मात्रा भार निकल जाएगा। तो यहाँ से W2 - W1, ठीक है, -WS, फिर से लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा छोटा में, W2 - W1 -WS। आया समझ में कि नहीं? अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कोई मृदा है, हमने यहाँ पर देखा कि W2 - WS क्या है कि मृदा जो हवा में है उस समय, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में उस समय मृदा का जो भार है वह W2 - W1 है, ठीक है। अब मैं क्या किया कि इसमें से अगर मृदा कणों का भार निकाल देंगे तो क्या बचेगा, उसमें जो जल की मात्रा है वही बचेगी। तो यहाँ पर मृदा में से हमने WS को माइनस कर दिया, W का जो भार है कणों का मृदा के उसको मैंने माइनस कर दिया, तो यही बचेगा। अब हम क्या करेंगे कि जलांश बराबर, फार्मूला क्या होता है, जलांश बराबर वाटर कंटेंट, अगर परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, WS गुणे 100, यही होता है। तो
तो अब देखिएगा WS बराबर यहाँ से देखिए कितना है, WS बराबर उसको रख लीजिए कितना है G, या ऐसे लिख दीजिए W3 माइनस W4, यहाँ पर लिखिए W3 माइनस W4, ठीक है, यह हो गया। फिर इसके बाद G माइनस 1 यह हो गया अपान G बटे WS का मान क्या है आपका, सॉरी यहाँ पर W का पहले लिखा जाएगा ना, तो W का लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा W2 माइनस W1 माइनस WS अपान WS, यही होगा। तो अगर हम क्या करें इसको ऐसे लिख दें W2 माइनस W1, ठीक है, WS, अगर इसको भी W करेंगे WS अपान WS तो -1 आ जाएगा कि नहीं, तो इतना आ जाएगा। अब मैं इस वैल्यू को इधर कहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसी वैल्यू को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लीजिएगा। अब देखिएगा इसी को मैं लिख रहा हूँ W2 माइनस W1 अपान WS माइनस 1, यही है, ये क्या है, वो जलांश बराबर है, वाटर कंटेंट के बराबर है। अब देखिएगा यहाँ पर WS का मान यहाँ से रख दें, इसको अगर समीकरण 1 मान लें, इसको क्या करें इक्वेशन फर्स्ट मान लें, समीकरण 1 मान लें, तो समीकरण 1 से क्या करें WS का मान यहाँ पर रख दें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर W2 माइनस W1 अपान क्या हो जाएगा W3 माइनस W4, W3 माइनस W4, फिर क्या हो जाएगा G यहाँ पर है G अपान G माइनस 1, यही है, इक्वल टू यानी इंटू 100, सॉरी -1, ये -1 है -1, यह हो जाएगा। और टोटल के अगर गुणे सब है तो गुणे सब लिख देंगे, परसेंटेज में निकालने हैं अगर जलांश, तो यह हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर W2 माइनस W1 अपान W3 माइनस W4, यह हो जाएगा। एक ब्रैकेट में इसको हम कर लेते हैं, ठीक है, और एक ब्रैकेट में हम कर लेते हैं G माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, अपान G, और इसके माइनस क्या है 1 है, 1 कर देंगे, और पूरे के जो है कि मल्टीप्लिकेशन 100 है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी मृदा का जलांश ज्ञात करेंगे। तो क्या फार्मूला बन गया W2 माइनस W1 अपान W3 माइनस W4, और ब्रैकेट में G माइनस 1 अपान G, फिर यहाँ पर -1 इंटू 100, यानी कि होल के 100 हो गया, ठीक है, पूरे के ब्रैकेट के। तो इस प्रकार से इसको याद कैसे रखेंगे, देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि अगर कहीं पर 1 2 3 4 ऐसे W1 W2 W3 W4, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अब पिक्नोमीटर मेथड द्वारा आप जल की मात्रा जलांश ज्ञात कर सकते हैं। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करेंगे। तो फिर भी और कई विधियां हैं, मैं उस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा, और आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं इसको भी कमेंट जरूर करेंगे। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।